कोई बात नहीं, नहीं मैं यही काम रह गया मुझे, इतना खाली नहीं हूँ। चलो देखो भाई, हेडिंग बना लो इंथैलेपी, हेडिंग बना लो इंथैलेपी। बेटा ये क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फालतू की कोई बात नहीं करेगा आप कोई, वरना वो पिटेगा। देखो सीधी बात है, फटाफट से करना थोड़ा सा क्योंकि लेट चल रहे हैं, और हेडिंग डाल लो इंथैलेपी, ठीक है। इंथैलेपी का सीधा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही हमको समझ में पड़ेगी कि इंथैलेपी क्या होती है। जैसे आपने इंटरनल एनर्जी लास्ट क्लास में करी थी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस के लिए बहुत सारी एनर्जीज का सम होती है, उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन था, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो इंथैलेपी भी जो भी आप करने वाले हो इसको H से रिप्रेजेंट करेंगे, साथ साथ लिखते चले जाओ। ये भी क्या है आप लोगों का एक स्टेट फंक्शन है और साथ में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी हुई बोला, जो बताओ जो क्या होंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज हुई जो क्या होंगी बोलो? जो आधा करने पे कम हो जाए, जो अमाउंट डिपेंडेंट होंगी, जो क्या डिपेंडेंट होंगी? अमाउंट डिपेंडेंट होंगी। और स्टेट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं जो पार्ट पे डिपेंड नहीं करते, जो इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, जो पार्ट डिपेंडेंट नहीं होते हैं। चलो, तो इंथैलेपी आपकी होगी H, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका, हेडिंग बना लो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, साइड में लिख देना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी में अगर पीवी का इंक्रीज होता है तो वो क्या बन जाएगी आप लोगों की? इंथैलेपी बन जाएगी। ये फंडा क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से देखो, अब आपको पता है हम लोग H की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, या H की वैल्यू निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो यह क्या लिख देंगे? du प्लस dpv, ठीक है। हाँ, H एक स्टेट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट कर दिया तो सबके आगे क्या लग गया? d लग गया। अब ये तो एज इट इज रहेगा, dh का dh ही रहेगा, और ये du रह गया। ऐसे ही अभी डिफरेंशिएट नॉर्मल कर रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएशन में वो याद होगा p सेम प्लस p सेम v का डिफरेंशिएशन प्लस v सेम p का डिफरेंशिएशन, याद है? तो p dv प्लस v dp, ये मैथ्स का ऑपरेशन है ना। p डॉट v का डिफरेंशिएशन आप लोग कैसे करते हो? प्रोडक्ट रूल, जो भी आप लोग कहते हो इसको। फंडा क्लियर है? p dv प्लस v dp। अब एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आ जाए, बताओ एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? dp क्या हो जाएगा बताओ? चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? dh इज इक्वल टू du प्लस pdv हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले बताओ, यस और नो। ठीक है, dp 0 हो गया ना, p तो कांस्टेंट है, p की वैल्यू फिक्स हो गई, p का चेंज 0 हो गया। p कांस्टेंट का मतलब है प्रेशर की वैल्यू 0 नहीं हुई है, चेंज इन प्रेशर 0 हो गया। तो ये बात मैंने यहाँ डाल दिया है, तो ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और खाली ये रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? आप लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या सिखाया था लास्ट क्लास में? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या किया था? du इज इक्वल टू यस इंटरनल एनर्जी, ठीक है। du इज इक्वल टू क्या था बेटा? q प्लस w। अब मैं बात करता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर की, क्योंकि हमने ऊपर क्या माना है? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक बात और कर लेते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे मैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे आपको पता है q को qp डाल देता हूं। एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करते हैं बेटा? q को क्या डाल देते हैं?
QP डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, du इज इक्वल टू Q को क्या डाल दिया, QP, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। QP को क्या बोलेंगे, हीट इवॉल्व्ड या एब्जॉर्ब्ड, ये हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, और साइन कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। प्लस साथ में क्या कर देंगे, ये कहां से किया मैंने, बोलो ये कहां से किया है, PdV, वर्क ऑफ एक्सपेंशन याद है आप लोगों को, वर्क को ऑपरेट कर दिया, P एक्सटर्नल डेल्टा भी था, वहां पे डेल्टा को बस क्या लिख दिया, D लिख दिया। ये फंडा क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन था, मैंने क्यों लिखा इसे अलग से, क्योंकि मैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहा था। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने बस एक छोटा सा चेंज कर दिया, Q को QP लिख दिया, ये मेंशन करने के लिए कि ये जो हीट है वो इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड होगी एट कांस्टेंट प्रेशर पे। अब इस बात को आप लोग यहाँ पे डाल दो DH में, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो क्या बनेगा, बोलो DH इज इक्वल टू DU की जगह ये डाल दो QP माइनस PdV, और ऊपर क्या था, प्लस था PdV, तो PdV से PdV क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो डेल्टा H इज इक्वल टू QP जो है ये आप लोगों का एक्सप्रेशन बन जाएगा, और यहां से इंथैल्पी का जो है वो आपको पता है, इंथैल्पी में चेंज ही निकालना है, तो हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन इंथैल्पी। ये आप टर्मिनोलॉजी समझ जाना, याद कर लो, इस बात को याद करो, ये मैं लिखवा दूंगा अभी, पहले इसको नोट करो, ये पॉइंट है सारे हमारे पास लिखे हुए हैं। चलो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बाहर आ जाता है, वो तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट हो इंटीग्रेट कर देंगे बाद में, तो भी ये तो चला, ठीक है। करो करो, नोट तो करो इतना, ओए नोट कर जल्दी। कोई पॉइंट इसमें समझ नहीं आया तो पहले पूछ लो फटाफट से। D की जगह डेल्टा लिख सकते हैं ना, D की जगह डेल्टा लिख सकते हो, बिल्कुल यस, कोई बात ही नहीं है। वो D की जगह डेल्टा लिख देगा, कंफ्यूजन। ये लो, ये लिख लो, चलो क्या जा रहा तुम्हारा। अच्छा चलो एक और बात सुन लो फिर लगे यार, फिर नोट कर लेना। ये कोई प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली यही एक्सप्रेशन याद रखना है, इससे ऊपर डेरिवेशन पेपर में नहीं आती होती है, ठीक है। बस जस्ट एक हम अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो फॉर्मूला बना रहे हैं, तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है, इसको मैं लिखवा दूंगा अभी। पर फिलहाल आप एक बात बताओ, फर्स्ट लॉ अगेन मैं लगा रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो अब तो बता दो क्या था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W था कि नहीं था, बोलो। अब मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेना चाह रहा हूँ, क्या लेना चाह रहा हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम बस Q को QV मेंशन कर देंगे, और जो वर्क हो जाएगा वो आपका क्या था, माइनस P डेल्टा V। कांस्टेंट वॉल्यूम है, देयरफॉर डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0, देयरफॉर वर्क क्या हो जाएगा आप लोग का 0। अब आप क्या करो, अब आप इसमें डाल दो ये दोनों बातें, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, और इस पे लगा लेना स्टार। इसके नीचे 2 पॉइंट बोलूंगा वो लिखना। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो, अगर कोई प्रॉब्लम किसी को भी आ रही है तो पूछ लो, अदरवाइज शौर्य भाई ये दोनों बातें याद रख लो। समझ में आ गई, करो नोट करो इसको, ओए फोन दे इधर, सही में नोट करो बेटा सुन मेरी बात, सही में रहता लगा दूंगा ना तो सारा कहानी निपट जाएगी तेरी। अबे आगे आ जा, इसको नोट कर ले चुपचाप, कर लिया। ये नोट कर लिया तूने साथ में। चलो लिखो, फिर लिखो, बोलो आगे बोलो, नोट कर रहे हो, चलो नोट 1 मिनट दे दो बस। तूने नोट कर लिया शौर्य?
तुम्हारा लास्ट में हो गया, कोई नोट हो गया तो नोट होने के बाद तू बातें करेगा। हो गया मेरा तो सर फर्स्ट लॉ के अंदर आते हैं उसके बाद में धीरे धीरे करते हैं और बाद में तो हो गया तो बात नहीं करनी, सीधा बैठ बिल्कुल। फर्स्ट लॉ के अंदर का टॉपिक है फिर उसके बाद का टॉपिक है। इंथैल्पी एक टॉपिक है, बेसिकली हम इस एच को समझना चाह रहे हैं। फर्स्ट लॉ की बात करें या फर्स्ट लॉ के अंदर ही है? बेटा अलग से एनर्जी की एक और टर्म है, अलग है उससे। ये सब कुछ रिलेटेड है ना। आप क्या कर रहे हो, आपको क्या पता लग रहा है? थर्मोडायनेमिक्स में इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज हो रही है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ही कर रहे हो। सर ये मैं पूछ रहा हूँ सर, ये H इज इक्वल टू U अबे प्लस स्टॉप नहीं होगा, वो बैटरी वाला लो सीन। पावर नॉइस सर ये H इज इक्वल टू U प्लस PV कैसे है? हाफ एमपी फर्स्ट लॉ से H इज इक्वल टू U प्लस PV एक्सपेरिमेंटल टर्म में डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है बच्चों, इधर देख लो। आप इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज करते हो ना, तो इस चैप्टर में वही देखने को मिल रहा है। पहले आपने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी, फिर आपको पता लगा कि एक और एनर्जी की टर्म है जिसके फॉर्मूले में वो खुद आ जा रही है, तो यानी कि इंटर कन्वर्जन हो रही है एनर्जी की। इस तरीके से आप तो अपने दिमाग में रख फर्स्ट सकते लॉ हो। तक आएगा तो ये टॉपिक भी आएगा। फर्स्ट लॉ तक आएगा तो ये टॉपिक आ सकता है, बिल्कुल यस। ठीक है चलो देखो आगे बढ़ जाएं। इसके बाद लिखो नोट पॉइंट बना लो दो। हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम heat given at constant volume is change in internal energy. Heat given at constant volume is change in internal energy. ठीक है, यानी कि क्या बोला मैंने? Heat given at constant volume is change in internal energy, मतलब QV किसके इक्वल है? डेल्टा U के इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे बताओ? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? हीट गिवन और एब्जॉर्ब, इस तरीके से दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। लिखो, आप गिवन नहीं लिख लो कोई बात नहीं। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी। लिखो फटाफट से। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, अब एक कहानी करनी है हमने। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो एच क्या है? यू प्लस पीवी है, तो डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। और अगर आपको P और V की वैल्यू दे रखी है दो, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 डायरेक्ट आप लगा सकते हो, ये वाला एक्सप्रेशन। इससे आपकी कहानी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखवाऊंगा नीचे, लिखो। इसको लिखने के बाद थ्योरी लिखना है इसकी थोड़ी सी। above equation is valid when, इसके नीचे लिखो above equation is valid when, लिख रहे हो? above equation is valid when pressure and volume data, pressure and volume data at initial and final states are known, at initial and final states are known। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बना लो। इफ डाटा इज इनसफिशिएंट, अगर डाटा पूरा गिवन ना हो तो इफ डाटा इज इनसफिशिएंट then suitable approximations can be done, then suitable
approximations can be done, ठीक है। इसमें पहला लिखना, फर्स्ट पॉइंट बना लो, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट बना लो, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आपको बताए थे ना, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, फलान ढिमकान, वही वाले प्रोसेस हैं, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV इस तरीके से दिया हुआ है हम लोगों को। और एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आइडियल गैस वर्ड आ जाएगा तो आपको एक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, PV इज इक्वल टू nRT। जब भी आइडियल गैस दी होगी, क्योंकि आपने अभी स्टेट्स ऑफ मैटर की कहानी देखी नहीं है, हम थर्मो करते हैं पहले, तो PV इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, nRT, और PV इज इक्वल टू nRT को हम यहाँ पे डालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि n आपके अगर मोल्स हैं, मोल्स आपके गिवन है, फिक्स है, कोई बात नहीं, आने दे, ठीक है। R आपका गैस कांस्टेंट है, R क्या है बच्चों आप लोग का, गैस कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा बाहर, तो ये क्या बनेगा, nR डेल्टा T डेल्टा U डेल्टा H। क्या आप ये बात समझ रहे हो, ये तो दोनों कांस्टेंट ही हैं, कांस्टेंट आ गया बाहर। कुछ कहानी समझ में आएगी धीरे धीरे। इधर देखो, अभी आप मेरे को बताओ कि डेल्टा U किसका फंक्शन था, डेल्टा U किसका फंक्शन था, बोलो। टेम्परेचर का फंक्शन था कि नहीं था, बोलो। तो अब अगर आपको ऐसे कहानी लिखी हुई आ जाए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाता है, T का चेंज 0 हो जाएगा। अरे बोलो T का चेंज। वैसे आपकी ये कहानी बन गई। यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि डेल्टा H जो है, देखो देखो इधर देखना एक बार, ये बड़े काम की बात है। डेल्टा U किसका फंक्शन बताया था कल आपको, टेम्परेचर का। ये लास्ट क्लास में बात हुई थी इंटरनल एनर्जी की, कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। और ये कांस्टेंट हो गए, और ये भी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा H भी किसका फंक्शन हो जाएगा, टेम्परेचर का। बोलो, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म ही हो गई। तो आइडियल गैस के लिए एक पॉइंट अपने दिमाग में बांध लो, आइडियल गैस के लिए जैसे डेल्टा U इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, वैसे आइडियल गैस के लिए चेंज इन एंथैल्पी भी किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ये थ्योरेटिकल एक पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने प्रोसेस कैसा बना दिया, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब हो गया कि डेल्टा T, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, बोलो, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होते ही आपका डेल्टा T क्या हो जाता है, 0। अच्छा, डेल्टा T 0 हो गया आइसोथर्मल में, और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 0, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, देयरफॉर डेल्टा U क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, ये 0 हो चुका है, तो ये वाली टर्म भी 0 हो गई, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, देयरफॉर डेल्टा H भी क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आइसोथर्मल वर्ड ने यहाँ पे क्या कहानी कर दी, सब कुछ क्या बना दिया, 0, इसको भी 0, इसको भी 0, और ये तो 0 हो ही गया। कुछ नहीं है, दोबारा से देख लो, सिर्फ हर एक क्वेश्चन में वर्डिंग का गेम है। एक फॉर्मूला आपने आज बनाया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। आपने कहा आइडियल गैस है, मैंने कहा आइडियल गैस का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को यहाँ लगा दिया। जब NR कांस्टेंट था, अभी क्या था जब, तो NR को बाहर कर दिया हमने,
डेल्टा टी। अब मैंने क्या कहा कि प्रोसेस मेरा कैसा है, आइसोथर्मल है, तो उस पे सारी वैल्यूज बताओ। तो सारी वैल्यूज का अर्थ है डेल्टा यू की वैल्यू बताओ और डेल्टा एच की वैल्यू बताओ। तो वो कितनी कितनी आ रही है, 0 0 आ रही है। इसको नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। आइडियल कौन सी होती है? आइडियल गैस तो पढ़ानी पड़ेगी तुझे पहले। आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज होती है काफ़ी सारी। वैसे कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, पर गैसेस के बिहेवियर को समझने के लिए हमने आइडियल गैसेस बनाई और उसके बेसिस पर रियल गैसेस को पढ़ा, तो हमें पता समझ में आना शुरू हुआ गैसेस का बिहेवियर कैसा है। वैसे कोई भी नहीं होती। वैसे कोई गैस आइडियल गैस नहीं सपोज है। कहता है कोई भी गैस नहीं उसको तो लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया ना हमने, PV = nRT। अरे जैसे कि आइडियल, अब तो जैसे आइडियल, एक इंसान आइडियल कैसे होगा, एक इंसान आइडियल कैसे हो सकता है, मतलब आइडियल चीज़ें कैसे कर सकता है। सुबह वो 5 बजे उठ जाए, 4 बजे उठ जाए, ठीक है। और तुम जैसे आइडियल स्टूडेंट बन के दिखाओ, जैसे भाई 4 बजे उठ जाओ सुबह। 5 बजे। अबे 4 स्कूल के लिए उठता हूँ, 4 बजे उठ, पहले कर मेडिटेशन आधा घंटा, फिर कर पढ़ाई 2-3 घंटे, 2 घंटे, फिर जा स्कूल, फिर स्कूल में पढ़, फिर आ, फिर ट्यूशन में पढ़, फिर घर जा, घर पे पढ़, और रात को सो जा। फिर तो स्कूल पहुंचते 9 बजे। 11 बजे पढ़ो और बस तुरंत सो जाओ। कुछ नहीं, फोन वोन कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है सीन, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। अब तुम ये सुबह 4 लगाओ, घंटे उठे, 1 घंटा ठीक चलो है, स्कूल। 4-5 घंटे सो जाओ और फिर ये रिपीट कर दो। आइडियल स्टूडेंट, और हेल्दी खाओ, बाहर का कुछ मत खाओ। अभी अभी मोमोज पे, अभी दुबई को फिर मोमोज अब मिलते हैं, भगवान मेरा शाम को चलेंगे, मानते ही नहीं है। बताओ। सर बोल रहा था शाम को तो चलेंगे। दोपहर को मोमोज मिल क्या रहे? नहीं अभी हाँ तो मैसेज कर रहा है ना, अच्छा चलेंगे चलो बोला ठीक। था, खाएंगे। बेटा कहने का मतलब ये हो गया कि आइडियल, जैसे तुम आइडियल नहीं हो सकते वैसे गैस आइडियल नहीं हो सकती, पर कुछ एक बेंचमार्क बनाना पड़ेगा ना जिसे तुम फॉलो करोगे कि यार अब नहीं खाना है टाइप। तो इनका रियल गैसेस का भी बेंचमार्क ये होती है, ठीक है। नहीं पड़ता बेटा, ऐसे डॉक्टरों की कोठियां बनने जा रही हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ता है, चलो हटा दे। अच्छा सुनो बेटा, स्कूल के लिए काम की बात बता रहा हूँ। जो फॉर्मूला अब बनेगा वही स्कूल के पेपर में पूछा जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो सेकंड लिख लो, फॉर केमिकल रिएक्शन। सेकंड लिख लो बेटा, फॉर केमिकल रिएक्शन। न्यूमेरिकल पूछूंगा अभी मैं तुमसे इस पे। फॉर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, जिसमें गैसेस होंगी और वो गैसेस कंसीडर्ड होंगी, गैसेस आर कंसीडर्ड, ऑटोमेटिकली होगा ये सब टू बी आइडियल, ठीक है। मतलब PV = nRT लगेगा तुम्हारे लिए। आइडियल का मतलब PV = nRT लग जाएगा बस अब, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अभी। तो डेल्टा H = एक फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग आज बस, डेल्टा U + डेल्टा PV, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि आइडियल गैस है तो PV = क्या हो जाएगा, nRT हो जाएगा, ठीक है। PV = nRT के बाद आपको ये पता है कि इसमें मैंने टेम्परेचर को क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। तो डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा, इसमें Ng लगाऊंगा। अभी Ng बता रहा हूँ क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, केवल और केवल गैस की बात कर रहा हूँ। ना तो मैंने यहाँ पे कोई सॉलिड लिया है, ना तो मैंने इस केमिकल रिएक्शन में कोई आ भी जाएगा तो कंसीडर ही नहीं करेंगे उसे, ठीक है। ना तो सॉलिड लिया हुआ है ना लिक्विड लिया हुआ, केवल और केवल क्या लिए हुए हैं, केवल और केवल गैसेस। इसलिए मोल्स ऑफ गैसेस लिखा है। इसकी वैल्यू देखेंगे कि कैसे आती है, पर आपको पता है R आपका कांस्टेंट है और T मैंने क्या मान लिया, T मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया है। तो डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा के साथ एक ही चीज रह जाएगी खाली, या RT को बाहर कर लो,
वैसे बोलने में जो इजी होता है वही होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, ये कहानी समझ में आ रही है। अब डेल्टा एन जी बतानी है तुम लोग को। डेल्टा एन जी क्या होता है, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा बढ़िया सा है। ठीक है, डेल्टा एन जी बता देता हूँ मैं क्या है। नंबर ऑफ मोल्स हाँ हाँ बोल शाबाश। नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स नहीं है ये, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको जब न्यूमेरिकल आएगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, अभी समझा दे रहा हूँ। डेल्टा एन जी निकालोगे कैसे ये बता रहे हैं। अच्छा सुनो एक बात, डेल्टा एच को आपने वो क्या बोला था ऊपर, क्यूपी बुलाया था। थोड़ी देर पहले डेल्टा एच को क्या बुलाया था, क्यूपी, और डेल्टा यू को क्या बुलाया था, क्यूबी बुलाया था। अरे बोलो यस और नो। तो यहाँ पे डेल्टा एच की जगह क्या लिख सकते हो, क्यूपी लिख सकते हो। डेल्टा यू की जगह क्या लिख सकते हो, क्यूबी लिख सकते हो, प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये भी सिमिलर सा ही फॉर्मूला है, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है बस। तो आज का हो गया ये दूसरा फॉर्मूला, क्यूपी इज इक्वल टू क्यूबी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। नोट कर लो इसको। डेल्टा एन जी बताना क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। एक बार देखना, मेरे पास ए गैस प्लस 2b सॉलिड है गिव्स 3c गैस है प्लस d लिक्विड है। ये मेरे पास एक रिएक्शन है, इसमें मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एन जी। आपने कहा सर गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट कौन हुआ इसके अंदर, ये प्रोडक्ट हुए। इधर देख लो, ये 3 और ये 1, कितना हो गया बता भाई समीर, कितना हो गया। ये डेल्टा एन जी निकाल रहा हूं मैं इस रिएक्शन के लिए। ओ सॉरी सर, 3 और 1 क्या हो गया, डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे किया है, 4 माइनस 3 कर दिया, यही किया है। अब ध्यान से देख ले, सुन ले ध्यान से। लिक्विड ऊपर क्या लिखा हुआ है, गैसियस मोल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिक्विड। लिक्विड के मोल्स को कंसीडर नहीं करना, केवल और केवल गैस के मोल्स को कंसीडर करना है। तो गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट में खाली ये आएगा 3 माइनस, ये सॉलिड है, इसको कंसीडर नहीं करना, केवल और केवल गैस के मोल्स को। इसलिए क्या वो दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, बड़ा कर देते हैं चश्मे ये, ठीक है बस कर दी तुमने फालतू बात ना। ये मैं इससे तो लग जाएगी, इसे इसलिए नहीं उठा रहा बस मैं। ये कितना आ गया बेटा, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई 2। डेल्टा एन जी गलत तो नहीं कर दोगे, केवल और केवल किसके लिए डेल्टा एन जी चेकआउट होता है, गैस के लिए, ना तो लिक्विड के लिए ना तो सॉलिड के लिए चेक नहीं होता। लिक्विड सॉलिड के लिए एग्जांपल डाल लेना। डेल्टा एन जी निकालना सीख गए होगे मेरे हिसाब से, है ना। रिएक्शन आपको खुद बनानी पड़ सकती है, रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि हमको क्या कंसीडर करने हैं, मोल्स कंसीडर करने हैं। और इस पे न्यूमेरिकल स्कूल के एग्जाम में आ जरूर जाता है, ये बात याद रखना। और आइडियल गैस का ही केस मेंस एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन मेंस के पेपर में कई बार आ रखा है, एक बार नहीं आ रखा, कई बार आ रखा है इस पे। तो इसको थोड़ा सा और भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। फॉर्मूले आपके 2 रेडी हो गए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी लगाया तो मैं केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूँ, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ। और टेम्परेचर भी क्या है वहाँ पे, कांस्टेंट। क्वेश्चन करवाएंगे इसके, अभी करवाएंगे इसके बाद क्वेश्चन। इसको हटा दो, बस एक छोटी सी और बात रहेगी, फिर न्यूमेरिकल देते हैं। क्यूपी क्या होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले आज ही की क्लास में हम लोगों ने किया है कि डेल्टा एच को हमने हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर लिखवाया, और डेल्टा यू की जगह पे हीट इवॉल्व्ड एंड एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखवाया। तो ये आज ही लिखवाया, और इसको बस डेल्टा एक्स की जगह ये पुट कर सकते हो, इसकी जगह ये।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब मुझे तुम लोग बताना, मैं तुमसे पूछता हूँ। यही इक्वेशन है, ये हमारे फॉर्मूले दो लिखे हुए हैं बोर्ड पे। मैं अगर आपको बोलूं कि मेरा वेसल क्लोज्ड है, कंडीशंस व्हेन, हेडिंग बनाओ एक, कंडीशंस व्हेन बच्चों बातें नहीं, इधर देखो। पहली कंडीशन है, याद रखनी है, सारी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। क्लोज्ड वेसल आ जाए तो क्या मतलब है क्लोज्ड वेसल का? मतलब गैस एस्केप नहीं करेगी। मतलब क्लोज वेसल में मैं कह सकता हूँ, क्लोज वेसल का मतलब है कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है। अरे बोलो यस और नो। अरे क्लोज वेसल डब्बा बंद है भाई, रिजिड है थोड़ा सा कंटेनर। वॉल्यूम चेंज होगा क्या? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अच्छा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या था? ये था कि नहीं था? तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगी? तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? QP इक्वल टू QV। पहली कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? इजी है। तेरे को दोबारा समझा दूं, अगर कंटेनर क्लोज्ड है, बंद है, क्लोज्ड वेसल है, तो गैस का वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम होता है। और वेसल अगर क्लोज है तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा V क्या हो गया? 0। अब ये फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है। सो Ng कांस्टेंट हो जाएगा, Ng का चेंज कांस्टेंट हो जाएगा। Ng का देखो कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। अभी Ng का चेंज जो है वो कांस्टेंट कर लेते हैं। Ng की वैल्यू को डेल्टा Ng कब 0 होगा? जब रिएक्टेंट के मोल और उसके मोल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नहीं से QB इक्वल्स टू QB आ जाएगा ना। QB इस कंडीशन QB इक्वल्स टू QB आ गया। इसमें क्वेश्चन में उसमें डाल दो इक्वेशन में तो 0 हो जाएगा, RT भी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा Ng 0 आ गया। डेल्टा Ng 0 कब होगा अभी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। देखो व्हेन डेल्टा Ng इज 0, डेल्टा Ng कब 0 होगा? जब क्या कंडीशन होगी? व्हेन गैसियस moles of reactants and products are equal। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives twice HCl गैस। इसमें डेल्टा Ng बताना तो एक बार जरा। डेल्टा Ng कितना आ गया बच्चों? 0। कैसे पता तुम्हें? यहाँ पे गैस प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? शोर है? प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 2 माइनस ये कितना है? 1 और ये कितना है? 1 0। ये हो गया 0। ये बात समझ में आई? चलो ठीक है, और बताओ और क्या कंडीशन हो सकती है? केमिकल रिएक्शन आपको कोई दे रखी है? तीसरी कंडीशन क्या होगी बेटा? When in a chemical reaction only solids and liquids are given। केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें कोई गैस ही नहीं बनी। गैस नहीं बनी तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? 0। ये तीन कहानी आपको देखने को मिल सकती है, इन तीनों पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो आपका चुपचाप QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QB हो जाएगा। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट और लिख लो इस टॉपिक के बाद। इफ गैस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, लिख रहे हो? मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा क्योंकि इन्वॉल्व्ड। इफ गैस इन्वॉल्व if gas involved in the reaction are real gases,
आइडियल लिया नहीं है, रियल लिख दिया है। देन above equation is not valid. ऊपर वाली इक्वेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। ओनली एक ही फॉर्मूला रहेगा वही बचपन का, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी विद नो अप्रोक्सीमेशन। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन तो वैसे आइडियल गैस का ही आएगा, पर फिर भी अगर कभी रियल गैस आ गई तो उसमें प्रेशर वॉल्यूम आपको गिवन होगा। तो P2 V2 माइनस T1 V1, वो पहले वाला जो सबसे पहले लिखवाया था वो लग तो जाएगा। पेपर में गिवन है Real gas कि आइडियल लेंगे। क्या हो गया बेटा? है जो आइडियल नहीं होती, जो PV is equal to nRT के रूल को फॉलो नहीं करती, उसमें कुछ डेविएशन हो जाता है, वो रियल गैसेस होती है। सर तो उसमें पेपर में गिवन होगी कोई और तो कैसे न्यूमेरिकल आएगा आप बताता हूँ, सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा गिवन होगा इसमें। कि वो आइडियल है। हाँ गिवन होगा, लिखा होगा क्वेश्चन, एन आइडियल गैस गिव्स दिस दैट, लिखा होगा, ठीक है। आपको कुछ एजम्पशन नहीं करना है इसमें, आपको सब चीज मेंशन होती है, उस मेंशन के बेस पे हम फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं कौन सा लगेगा, ठीक है। तो आपने रियल गैस का भी फॉर्मूला देख लिया, ये सबसे पहले यही बताया था, और आइडियल गैस का भी देख लिया, ठीक है। एक नोट पॉइंट और लिख लेना, वी कैन नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी like internal energy, full stop. We cannot find the absolute value of enthalpy like internal energy, ठीक है। एक इसकी फिजिकल डेफिनेशन भी दे रखी है, ठीक है। एंथैल्पी की एक फिजिकल डेफिनेशन का मतलब है कि थोड़ा लॉजिकली क्या मतलब है उसका, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। एक पॉइंट और लिख लो, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस or the system, the energy stored within the substance or the system that is available for conversion into heat, that is available for conversion into heat is called heat content or enthalpy, is called heat content or enthalpy. इसमें एक न्यूमेरिकल डलवा रहा हूँ, ठीक है। एक क्या करने तो पड़ेंगे हमें, एक बार लिखो, एक बार रुक जाना, टाइम हो गया इसका। कहाँ भागना है तुझे? आईफोन की लॉन्चिंग देखे, घर जाके दोबारा वही देखेगा 2 घंटे के बाद। पेपर में कह रहा था मेरा पेपर है इसलिए ट्यूशन पे नहीं आया था, आईफोन की लॉन्चिंग। मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल क्या चाहिए होगा तुझे? नहीं, अरे तो रिटर्न नोट्स क्यों बोल के बैठा? सर झूठ बोलता है, उधर ही बैठी चैटिंग कर रहा होता है। सर मैसेज आ गया। मैं उसका देख के पढ़ रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, तेरा अब इसका रोज फोन जब्त कर लेंगे। इसी बात पे एक न्यूमेरिकल लिखो, कैलकुलेट हीट चेंज, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट हीट चेंज at constant volume, calculate heat change at constant volume when 7.8 gram of liquid, when 7.8 gram of liquid benzene is vaporized into gaseous, liquid benzene is vaporized at its boiling point, at its
at 350 Kelvin full stop. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है ये. Molar enthalpy of vaporization of C6H6 liquid सर ये आइडियल मानना है C6H6 liquid at 350 Kelvin is 40 kilojoule per mole. ठीक है. हाँ भाई, क्या आ गया फिर से? कोई बात नहीं, करो करो इसको ट्राई करो, चलो जल्दी सर करो. इसको आइडियल लेंगे ना हम्म तो आर की वैल्यू क्या लेंगे 8.314 या आर की वैल्यू 8.314 होती है. सर आइडिया है ना? आर कांस्टेंट की वैल्यू दे देता हूँ मैं तुम्हें. हाँ, सर दोनों में से दो होती है 0.08 वाली तो होती है कौन सी 8.314 लेनी है. जूल वाली लेगा ना, इसको 25/3 भी ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए. सर आइडिया लेंगे. तुम ये बताओ कि तुम फॉर्मूला लगाओगे कौन सा? पीवी इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी और रिएक्शन क्या सोची है तुमने? बता दे तू ना. सर वो नकल खुशी तो तुझे बहुत हुई है, घर वालों से बात करके तो इसने सर क्लास में पहले मैं दिमाग में रखता था. फोन कल से जमा करूंगा सबका, A to Z जितने बैठे हैं. मैंने फोन कर सर मैंने उनसे भी कनेक्शन यही करना पड़ेगा मुझे अब. ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान है किसी का करने में. सोच सर मेरा तो क्या है सर रिएक्शन ये सर का तो सही लगा रहा था बस. तो C6H6 वेपराइज होगी, अपर वेपराइज होगी, वो इनसे फॉर्म करेंगे कंबशन के लिए उसका. मैं हेल्प कर दूंगा. ये समझिए जरा वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड सीधा सीधा क्या बन गई? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब समझते हो? वेपराइजेशन कैसे करते हो? लिक्विड को जब किस में कन्वर्ट करते हो? गैस में. तो एंथैल्पी क्या होती है? डेल्टा एच. अभी आज ही सिखाया एंथैल्पी. एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है 40 किलोजूल पर ये पर मोल दे रखी है आपको, ये बात याद रखना. यूनिट की कहानी लगेगी इसमें थोड़ी सी, है ना? क्या पूछा आपसे? तो आर भी तो पर मोल ही है. हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है. तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या निकालना है? मतलब क्यू भी निकालना पड़ेगा. सर हमें निकालना है डेल्टा यू. सर वो आ रहा है 40 माइनस कितना आ रहा है? 291. चलो देखो इधर देखो, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है इसमें? 1 समझाओ बेटा. डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है? 1. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा RT हो जाएगा ना, बस RT. एन जी आर टी हो जाएगा. टेम्परेचर दिया हुआ है 350 केल्विन दिया हुआ है. बताओ क्या करोगे आप? बताओ, सर फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूला लगाओ तुम लोग, वैल्यू डालो. हो गया. एक बात बताओ क्या निकालना है? क्यू भी. तो क्यू भी यही तो हो गया. यस. बोलो यस और नो. डेल्टा इज 40 हो गया. ये 40 किलोजूल पर मोल दिया है इसका वैल्यू. 1 इंटू आर इंटू टी. सुन लो एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी. आर की वैल्यू वैसे तो ये होती है, पर आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए आर की वैल्यू को 25/3 भी ले सकते हो. 25/3 इज अप्रोक्सीमेटली 8.33. तो इससे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो कुछ कैंसिल जो है वो सीधा सीधा सा हो जाएगा मेरे हिसाब से. ठीक है. अच्छा सुनो,
इधर सुनो, आर की वैल्यू इधर देख लो, आर की वैल्यू आपने जूल वाली लिया है, एक मिनट बस, एक लाख। आर की वैल्यू कौन सी ली है बेटा आपने? जूल वाली ली है, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देना ताकि ये किस में हो जाएगा? किलो जूल में हो जाएगा। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो क्यूवी का 40 माइनस 3 आ जाएगा, 37 किलो जूल पर मोल आ रहा है। यस और नो? 37 के आसपास। पर आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे पर मोल के हिसाब से काम करना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन मास दिया हुआ है 7.8, तो मोल ऑफ बेंजीन पहले निकालना पड़ेगा। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करोगे तो आंसर आपका 0.1 आ जाएगा। तो एक मोल की अगर 37 है तो 0.1 मोल के लिए कितनी वैल्यू होगी? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 37 किलो जूल पर मोल। तो आंसर में आपको दो ऑप्शन दिए होंगे, एक तो 37 दिया होगा और एक 3.7 दिया होगा। तो 3. अब ये पर मोल नहीं रहा, किलो जूल हो गया है, खाली किलो जूल पर एटम हो गया है। तो ये आपका मतलब पर एटम क्या हो गया है? 0.1 मोल की ही बात करी है, मतलब आपका आंसर जो है वो 3.7 किलो जूल हो चुका है। क्या आपको बातें समझ में आई? क्या हो गया यहाँ पे? इस क्वेश्चन में अलग से क्या था? देखो यहाँ तक स्कूल में आ सकता है, यहाँ तक मेंस का हो गया है। समझ में आ रही है? सीधा फॉर्मूला स्कूल में लग जाएगा, नीट में लग जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ मेंस में लग जाएगा। कुछ नहीं है, गिवन मास दे दिया आपको, देख लो। और सब लोग आंसर ये निकाल लेंगे और ये छोड़ देंगे। चलो तो आज इतना बहुत है, अगली क्लास में क्वेश्चन दिखाएंगे सही से।